welcome to the class Advertisement and Sales Promotion. We are continuing our discussion with the marketing and opportunity promotion process model. Previous lecture में हमने marketing strategy and analysis को देखा था, the first step of this model. Today we are going to discuss the target marketing process, the second step of this model. कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केटर को हमेशा फोकस करना पड़ता है कि वैसी स्ट्रेटजीज़ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ डेवलप करे ताकि कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट से ज़्यादा सेटिस्फाई हो एज़ कम्पेयर टू कंपेटिटर प्रोडक्ट. सो हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे जो सेकंड स्टेप है हमारा मार्केटिंग एंड प्रमोशन प्रोसेस मॉडल का, वो डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस इज़ द टारगेट मार्केटिंग प्रोसेस इन विच वी हैव टू आइडेंटिफाई द markets, market segmentation, and selecting a target market and positioning through marketing strategy. So that starts with the first step under the second step of this model, the identifying the markets. So ये हमारा जो second step है target marketing process का, identify the market is the first step under over here. So the target market identification isolates consumers with similar lifestyle needs and the like and increases our knowledge of their specific requirements. कि हमें यहाँ पर वो मार्केट आइडेंटिफाई करनी है जो कि एक जैसी लाइफस्टाइल की हो, उनकी नीड्स एक जैसी हो, लाइकिंग एक जैसी हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उनके बारे में गेन कर सकें. ऐसा करने का हमें बेनिफिट क्या होगा? द मोर मार्केटर्स कैन एस्टेब्लिश दिस कॉमन ग्राउंड विद कंज्यूमर्स, द मोर इफेक्टिव दे विल बी in addressing their requirements in their communication program and information and or persuading potential consumers that the products or services offering will meet their needs. So हमें easily टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, हमें उन तक अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाने में आसानी होगी, एंड दैट विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग अस फॉर मार्केट ऑफरिंग. सो मार्केट आइडेंटिफाई करने का पर्पज़ यही होता है कि हम प्रॉपरली एड्रेस कर सकें कस्टमर की नीड एंड वांट्स को, उसको हमारे कम्युनिकेशन प्रोग्राम को उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकें ताकि हमारी जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली फिट हो सकें. सो उनकी नीड्स को हम पहले आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्ट होती है, तो उसको प्रॉपरली अगर कम्युनिकेट किया जाएगा तो वो कस्टमर तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, तो वो उसको प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू कंपेटिटर. Second, we have to focus on the market segmentation. Market segmentation means dividing up a market into distinctive groups or distinct groups that have common needs and will respond similarly to our marketing or market offering. So जब हम segmentation की तरफ जाते हैं तो इसके बारे में हमने डिस्कशन प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में भी की थी, मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी. Segmentation is dividing the market into distinctive groups which have similar needs and wants. एक जैसे नीड एंड वांट्स की बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर देते हैं मार्केट में. जैसे जेंडर की बेस पे हमने मेल और फीमेल को तो इस समय डिवाइड कर दिया मार्केट को, मेल के अलग से नीड्स हैं, फीमेल के अलग से हैं. सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स. जब भी आप सेगमेंटेशन करने लगे तो इन 5 स्टेप्स पे फोकस कर रहे होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ फाइंडिंग वेज टू ग्रुप कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. कि आप वेज आइडेंटिफाई करते हैं कि आप अपने कंज्यूमर्स को नीड्स की बेसिस पे कैसे डिवाइड करेंगे, और सेगमेंटेशन बेसिस जो हमने डिस्कस करनी है अभी आगे जाके. सेकंड, फाइंडिंग वेज टू ग्रुप द मार्केटिंग एक्शंस यूजुअली द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशंस. देन वी हैव टू ग्रुप द मार्केट एक्शंस कि हमें कौन कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन कौन से ग्रुप के लिए, डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट मार्केट ऑफरिंग्स अवेलेबल होती हैं, तो डिफरेंट मार्केटिंग एक्शंस रिक्वायर होती हैं. Third, developing a market product grid to relate the market segments to a firm's product or actions. कि आप प्रोडक्ट मार्केट ग्रिड बना रहे होते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सेगमेंट के अकॉर्डिंग के लिए हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है और उस प्रोडक्ट को उस सेगमेंट तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से मार्केटिंग एक्शंस की ज़रूरत है. फोर्थ, सिलेक्टिंग द टारगेट सेगमेंट्स टुवर्ड्स विच द फर्म डायरेक्ट्स इट्स मार्केट एक्शंस. अब हमें आइडेंटिफाई करना है, सेलेक्ट करना है कौन सा सेगमेंट जो कि हमारे टारगेट सेगमेंट होगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें मार्केटिंग एक्शंस जो हैं वो या मार्केटिंग प्रोग्राम जो है वो इवॉल्व करने होंगे. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेकिंग मार्केटिंग एक्शंस टू रीच टारगेट सेगमेंट्स. तो टारगेट सेगमेंट्स पहुंचने के लिए हमें कौन कौन से मार्केटिंग एक्शंस या मार्केटिंग प्रोग्राम्स रिक्वायर होंगे ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के बाद प्रॉपरली कम्युनिकेट भी कर सकें.
So these are the 5 steps marketer has to take for the development of their segmentation strategy. Now have a look on the different segmentation basis. There are 5 segmentation bases identified over here. हमने इनके बारे में डिस्कशन पहले भी की है, हम ब्रीफली इनको डिस्कस कर लेते हैं. There is geographic segmentation, demographic segmentation, psychographic segmentation, behavioristic segmentation and benefit segmentation. So here figure 2.4 आपकी बुक में ये फिगर अवेलेबल है 2.4. So what is the geographic segmentation? Geographic, as its name shows, we are dividing the market on the basis of geography, like regions और city size. metropolitan areas की बात करें तो आपके पास different types के metropolitan areas आ जाते हैं. then density, urban area है, suburban area है, rural area है, और इसके अलावा हमारे पास क्लाइमेट भी इसी में आ जाता है कि क्लाइमेट वाइज भी अपने एरिया को मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं. देन वी हैव डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. डेमोग्राफी मींस द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन के जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आते हैं, लाइक जेंडर, मेल और फीमेल, एज वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं, अंडर 6 ईयर, 6 to 11 ईयर, 11 to 12 to 17 ईयर्स, और डिफरेंट आप एज ग्रुप बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स एंड वांट्स. देन रेसेस, लाइक पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो डिफरेंट रेसेस अवेलेबल हैं, लाइक पठान है, इसके अलावा शेख फैमिलीज़ हैं, या बलोच हैं, या जट है, अराई हैं. तो ये हमारे पास रेसेस हैं. लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ स्टेजेस आर, एक ह्यूमन जो है वो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस से गुजरता है. इन्फेंट है, प्री स्कूल है, चाइल्ड है, यूथ है, कॉलेजिएट है, अडल्ट है या सीनियर है, उस पर भी डिवाइड कर सकते हैं. देन बर्थ इरा, डिफरेंट बर्थ इराज जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, लाइक बेबी बूमर्स हैं, वो लोग जो 1949 से 1964 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो पैदा हुए थे उन्हें बेबी बूमर्स कहा जाता है. दैन जनरेशन एक्स, वो लोग जो 1965 से 1976 के दरमियान पैदा हुए उन्हें जनरेशन एक्स कहा जाता है. दैन बेबी ब्लूमेट्स, जनरेशन वाई भी इन्हें कहा जाता है, वो लोग जो कि 1997 से प्रेजेंट जो पैदा हुए उन्हें कहा जाता है. लेकिन अब जनरेशन कोविड-19 डेवलप होगी बिकॉज देयर इज़ अ बिग क्रंच इन द इकोनॉमी. इससे पहले भी एक जनरेशन जी भी आई थी, जनरेशन नेक्स्ट भी आई थी आफ्टर मिलेनियम. जो जनरेशन थी वो जनरेशन जी थी. तो यू कैन डिवाइड द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इरा. देन हाउस होल्ड साइज, कि आपके जो घर में जो मेंबर हैं वो कितने हैं, दे आर 1 2 3 to 5 और मोर. मार्केटर जो है वो अपने फैमिली साइज़ की बेसिस पे भी अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रही होती हैं, लाइक स्मॉल पैक है, मीडियम पैक है, फैमिली साइज़ है, लार्ज पाउचेस अवेलेबल होते हैं, तो वो हाउस होल्ड साइज़ की वजह से होते हैं. Sorry. Residential tenure. Residence tenure is also another basis of segmentation. Like you have your own home or you are on rent. So different products, different type of customers के लिए होती हैं. Then marital status, whether you are never married, separated, divorced or widowed. So ये different demographic segmentation की basis हैं. Then we have a socio-economic टाइप ऑफ सेगमेंटेशन. इसमें इनकम आ जाती है, डिफरेंट इनकम ग्रुप्स आप डिवाइड कर लेते हैं. एजुकेशन आ जाती है, वेदर यू आर हैविंग नो स्कूलिंग, सम प्री स्कूल, हाई स्कूल, ग्रेजुएटेड और सम एक्स्ट्रा प्रोफेशनल डिग्रीज. देन ऑक्यूपेशन इज आल्सो द टाइप ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन, लाइक यू आर मैनेजरियल, प्रोफेशनल, टेक्निकल, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्पोर्ट सर्विसेज, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, और किस टाइप के आप सोर्स ऑफ अर्निंग आपका क्या है वो ऑक्यूपेशन में आ जाता है. देन वी हैव दी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. Sorry, psychographic mean your psychological characteristics, जिसमें पहला आपके पास आ जाता है बेसिस पर्सनैलिटी, अदर यू हैव द गॉर्जियस पर्सनैलिटी, कंपल्सिव है, इंट्रोवर्ट है, अग्रेसिव है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है. तो आप उस बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं. इसके अलावा हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिस्कस किया था वॉल्स मॉडल, वैल्यू एंड लाइफस्टाइल मॉडल, जिसमें हमारे पास एक्चुअलाइज, फुलफिल्ड, अचीवर्स, एक्सपीरियंसेस, बिलीवर्स, स्ट्राइवर्स, मेकर्स, स्ट्रगलर्स, ये हमने डिस्कस किए थे. एंड इसी में ही फिर एक नया मॉडल डेवलप हुआ है, दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडल, दैट इज़ डेवलप बाय दी कैलेरिटस मॉडल भी कहा जाता है इसको. सो यू आर सेट डिवाइडिंग मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल. आपका करंट लाइफस्टाइल क्या है, वेदर यू आर सेटल्ड इन, वाइट पॉकेट फेंस है आपके पास, या 46 अदर हाउस होल्ड सेगमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड. आप इसको भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे.
देन बाइंग सिचुएशन वाइज भी आप अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं. दीज आर दी जिसमें पहली टाइप है हमारे पास आउटलेट टाइप, वेदर यू आर परचेजिंग इन स्टोर और डायरेक्ट. इन स्टोर में डिपार्टमेंटल, स्पेशलिटी, आउटलेट, कन्वीनियंस, सुपर मार्केट, कैटलॉग्स, मार्केट्स. डायरेक्ट में आपके पास में मॉल्स, ऑर्डर कैटलॉग, डोर टू डोर, डायरेक्ट रिस्पॉन्स, इंटरनेट, ई कॉमर्स की जो आप एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि आपके पास प्राइस वे है या दराज.pk है, तो ये आपके डायरेक्ट में आ जाती हैं. बेनिफिट्स और सेगमेंटेशन, वी आर फोकसिंग ऑन द बेनिफिट्स और फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट फीचर्स में सिचुएशन स्पेसिफिक और जनरल फीचर्स बात करते हैं. नीड्स की बेसिस पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, वेदर यू आर क्वालिटी स्पेसिफिक, सर्विस स्पेसिफिक, परसीव्ड वैल्यू, फाइनेंसिंग, वारंटीज़, किस बेसिस पे अपनी मार्केट को डिफाइन कर रहे हैं. देन यूजेज बेसिस पे भी अपनी मार्केट को डिफाइन कर सकते हैं. यूजेज रेट और यूज़र स्टेटस दो टाइप्स हैं यहाँ पर अवेलेबल. यूजेज रेट में या आप लाइट यूज़र हैं, मीडियम यूज़र हैं या हैवी यूज़र हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट देखने में मिलती हैं. देन यूज़र स्टेटस के वेदर यू आर नॉन यूज़र, एक्स यूज़र, पहले के भी यूज़ करते थे, प्रॉस्पेक्ट्स, पोटेंशियल यूज़र हैं, फुल टाइम यूज़र्स हैं या रेगुलर यूज़र हैं. अवेयरनेस एंड इंटेंशंस की बेसिस पे भी मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है. लाइक प्रोडक्ट नॉलेज, कि आपका प्रोडक्ट नॉलेज क्या है, वेदर यू आर अनअवेयर, अवेयर है, इन्फॉर्म्ड है, इंटरेस्टेड है, इंटेंडिंग और बाइंग, परचेज और रिजेक्शन. तो आपका कंज्यूमर कौन सी स्टेज पर है, उसकी बेसिस पर भी अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं. देन बिहेवियर सेगमेंटेशन में इन्वॉल्वमेंट आ जाती है कि आपका कस्टमर कितना किस हद तक इन्वॉल्व है, मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड है, कंपैरिजन है, स्पेशल एफर्ट रिक्वायर्ड है, कि आपके लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट जितना बढ़ता चला जाएगा कंज्यूमर का उतनी कम एफर्ट रिक्वायर होगी आपके कस्टमर को ग्रैब करने के अंदर. तो हम डिफरेंट बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन को डिस्कस कर रहे थे. नाउ हैव अ लुक ऑन द थर्ड स्टेप, सिलेक्टिंग द टारगेट मार्केट अंडर द मार्केटिंग टारगेटिंग प्रोसेस. Selecting the target market. So determining, यहाँ पर हम दो चीज़ों पर फोकस करते हैं. एक तो determining how many segments to enter, कि आपके पास बहुत सारे सेगमेंट्स बन जाते हैं और अब आपको डिफाइन करना है कि आपको 1, 2, 3 कितने सेगमेंट्स में एंटर होना है. दूसरा डिटरमाइनिंग विच सेगमेंट ऑफर पोटेंशियल, किसमें ज़्यादा पोटेंशियल अवेलेबल है उसी में आप एंटर हो रहे होते हैं. सो डिटरमाइनिंग हाउ मेनी सेगमेंट्स टू एंटर. So 3 segment coverages are alternative available to us: undifferentiated marketing and concentrated marketing. Undifferentiated marketing involves ignoring segment differences and offering just one product or service to the entire market. क्या पूरी मार्केट के लिए एक ही प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं रखते. जैसे पेप्सी या कोक की आप एग्जांपल ले सकते हैं. दे आर अनडिफरेंशिएटेड मार्केट, दे आर ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट फॉर एवरीवन जस्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ कोक और पेप्सी. डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की बात करें, दैट इज इन्वॉल्व्स मार्केटिंग इन नंबर ऑफ सेगमेंट्स, डेवलपिंग सेपरेट मार्केट स्ट्रेटजीज फॉर ईच. क्या आप अपनी मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करते हैं और फिर हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे होते हैं. देन कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट, दैट इज द निशेस फॉर दैट इज यूज्ड व्हेन द फर्म सेलेक्ट वन सेगमेंट और अटेम्प्ट टू कैप्चर लार्ज शेयर ऑफ दिस सेगमेंट. क्या आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट को चूज कर रहे होते हैं, वो नैरो डाउन करके, और उसका एक लार्जर पोर्शन जो है वो खुद ग्रैब कर लेते हैं ताकि कंपेटिटर उसमें एंटर ना हो सके. देन डिटरमाइनिंग विच सेगमेंट ऑफर पोटेंशियल. द सेकंड स्टेप इन सेलेक्टिंग मार्केट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट. क्या आपके पास बहुत सारे सेगमेंट्स अवेलेबल हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन सा है, कौन सा सेगमेंट आपको सबसे बेहतरीन पोटेंशियल प्रोवाइड करके दे सकता है. द फर्म मस्ट एग्जामिन द सेल्स पोटेंशियल ऑफ द सेगमेंट. आपको सेल्स पोटेंशियल देखना है. द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, कि उस एक तो सेल्स पोटेंशियल अवेलेबल है, दूसरा ग्रोथ भी अवेलेबल है कि नहीं. देन कंपटीशन, उसमें कितना कंपटीशन अवेलेबल है, ऑलरेडी सैचुरेटेड तो नहीं है. बहुत सारे अगर ऑलरेडी कंपेटिटर अवेलेबल है तो वो सेगमेंट इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है उसके अंदर. एंड इट्स ओन एबिलिटी टू कम्पीट, और क्या कंपनी खुद उस सेगमेंट में को कम्पीट कर सकती है, वो सेगमेंट को सर्व कर सकती है कि नहीं. तो इन 3 चीज़ों की बेसिस पर आप जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सेगमेंट में ज़्यादा पोटेंशियल है. देन इट मस्ट डिसाइड वेदर इट कैन मार्केट टू दिस ग्रुप और नॉट, कि आपको इन 3 चीज़ों की बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपनी इस ग्रुप को इस सेगमेंट को सर्व कर भी सकती है कि नहीं. Then the last step under the target marketing process, the market positioning. There are different positioning approaches available to us. The first, positioning by product attributes and benefits. आप मार्केट को पोजिशनिंग का हमें पता है कि वी आर डेवलपिंग अ स्पेसिफिक प्लेस इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, और यू कैन से इट इज़ मीनिंगफुल अपार्ट फ्रॉम द कंपेटिटर्स, कि आप अपने कंपेटिटर के मुकाबले में किस तरह डिफरेंट हो सकते हैं. आपका कंपेटिटर आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करे एज़ कम्पेयर टू कंपेटिटर्स प्रोडक्ट. सो आप अपनी मार्केट को पोजीशन कर रहे होते हैं.
So the first thing, positioning by product and benefits. It's a common approach to positioning in setting the brand apart from competitor on the basis of specific characteristics, attributes and benefits. So companies अपनी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ सेलेंट फीचर्स, कि आपके प्रोडक्ट में कौन कौन से सेलेंट फीचर्स अवेलेबल हैं, ताकि जब भी कंज्यूमर परचेज डिसीजन ले रहा हो तो वो उन बेनिफिट्स के ऊपर फोकस करें. लाइक जब आप एप्पल परचेज कर रहे होते हैं, सो दे आर फोकसिंग ऑन द ईज ऑफ यूज़. ठीक है, तो उन्होंने बेसिक अपने एट्रीब्यूट्स को फोकस किया था ईज ऑफ यूज़ के लिए. सेकेंड हमारे पास है पोजिशनिंग बाय प्राइस और क्वालिटी. सो मार्केटर आर डिफ्रेंशिएटिंग देयर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर प्राइस, क्या उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम है या क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है. So you can take the example of Suzuki. They are focusing on prices, differentiation develop कर रही थी और positioning prices की बेस पे करती हैं. लेकिन Honda को देखें तो they are differentiating और positioning on the basis of quality. Then positioning by use और application के उसका use कैसा है. So another way to communicate the specific image or position for the brand associated with the application or use, कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर ईज़ ऑफ यूज़ कितनी है, उसकी एप्लीकेशन कितनी इजी है, आप उसकी बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट परचेज करें, आप इजी टू यूज़ है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और अपने कंपेटिटर के मुकाबले में आप ईजीनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं. देन पोजीशन बाय प्रोडक्ट क्लास. सो यू आर डिफ्रेंशिएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोडक्ट क्लास, दैट इज स्पेसिफिकली कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कंपेटिटर के मुकाबले में डिफरेंट क्लास की है, इसका स्पेसिफिक इमेज है, इसका स्पेसिफिक जो है वो डिज़ाइन है, आप इसको यूज़ करते हुए ज़्यादा इंजॉय करेंगे, इसका परसीव्ड यूजफुलनेस जो है वो ज़्यादा है. सो दिस इज स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक क्लास ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपकी प्रोडक्ट क्लास बाकी की प्रोडक्ट क्लास से डिफरेंट है. देन पोजिशनिंग बाय प्रोडक्ट यूज़र. आपकी प्रोडक्ट के यूज़र कौन है. सो यूज़र ग्रुप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. सो यू आर आइडेंटिफाइंग ऑन द स्पेसिफिक यूज़र ग्रुप. इंस्टेड ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ यू आर वर्किंग ऑन द स्पेसिफिक यूज़र ग्रुप. तो अपनी प्रोडक्ट जो है वो यूज़र ग्रुप के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं. जैसे बिजनेस कस्टमर्स के लिए है प्रोडक्ट या वाइट कलर पर्सनस के लिए है प्रोडक्ट, तो यूज़र ग्रुप के पर डिफाइन कर रहे होते हैं. पोजिशनिंग बाय कंपेटिटर्स. So instead of focusing on the product attributes, this approach is similar to the positioning by product class. In this case, the competitor is within the same product category. कि आप अपने प्रोडक्ट को कंपेटिटर से एसोसिएट कर देते हैं कि अगर आप कंपेटिटर की प्रोडक्ट आप देख रहे हैं तो हमारी प्रोडक्ट भी उसी स्पेसिफिक कैटेगरी की है. सो नॉर्मली यहाँ पर कंपनीज क्या करती हैं कि अपने आप को एक बड़े कंपेटिटर से एसोसिएट कर देती हैं ताकि आपका कंपेटिटिव फेयर उस कंपनी के अकॉर्डिंगली हो जाए, और जब भी कस्टमर अल्टरनेटिव एवेल्यूएशन पे जाए, क्योंकि हमने बाइक डिसीजन प्रोसेस में देखा था कि एवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स का एक स्टेप होता है जहाँ पर वो डिफरेंट कंपेटिटर्स को एवेल्यूएट करता है, तो आपकी प्रोडक्ट को भी वो उस पर कंसिडर करे. तो आप अपने कंपेटिटर्स अफेयर के अकॉर्डिंगली ही अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहे होते हैं. देन पोजीशनिंग बाय कल्चरल सिंबल्स. सो यू आर ओवर हियर यू आर फोकसिंग ऑन द कल्चरल फैक्टर्स लाइक पेट्रियाटिज्म आ जाता है, इसमें हलाल ब्रांडिंग आ जाती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को हलाल ब्रांड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं. जैसे साल्ट के अंदर आयोडीन साल्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया. कल्चरल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई माइंड में रखते हुए अपने आप को पोजीशन किया जाता है. अगर आप ये नहीं करते सो देन अगर आपके पास ऑलरेडी आपने किसी और बेसिस के ऊपर पोजीशन किया हुआ है तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ रीपोजिशनिंग, और यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन पोजीशनिंग टू अनदर पोजीशनिंग. जैसे अगर आप एग्जांपल लें लाइफ बॉय की, तो प्रीवियसली इट वाज द प्राइस स्पेसिफिक पोजीशनिंग के लो प्राइस ब्रांड था, लेकिन उन्होंने रीपोजिशन किया और इसको यूजेज बेनिफिट एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे इसको रीपोजिशन किया. मीन्स गेट्स एंटी बैक्टीरियल सोप. सो इन दिस वे यू कैन रीपोजिशन योर ब्रांड एज वेल.
After defining the positioning approach, you have to go for determining the positioning strategy. So how you can go for positioning? So you have to focus on different steps over here. First, we have to identify the competitors. You have to identify what are the different competitors to us, कि आपकी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट कौन से अवेलेबल है आपके मुकाबले में, और कौन कौन कस्टमर की सेम नीड को सेटिस्फाई कर रहा है. सो आपको कंपेटिटर आइडेंटिफाई करने हैं. देन सेकंड स्टेप, यू हैव टू असेसिंग द कंज्यूमर्स परसेप्शन ऑफ कंपेटिटर्स, कि आपका कस्टमर कंपेटिटर्स के बारे में क्या सोचता है. क्या आपका कंपेटिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है, उसकी मार्केट शेयर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, या इट्स एन ऑर्डिनरी कंपेटिटर. आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स आपके कंपेटिटर के एट्रीब्यूट्स के मुकाबले में कैसे हैं, आपका कंपेटिटर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में कंज्यूमर्स की राय कैसी है, वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं. देन डिटरमाइनिंग द कंपेटिटर्स पोजीशन, कि अगर आपका कंज्यूमर कंपेटिटर की प्रोडक्ट को बहुत अच्छा कंसीडर करता है तो उसके माइंड में उसकी पोजीशनिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी. सो इट्स डिफिकल्ट टू ग्रैब सच टाइप ऑफ कंज्यूमर्स. देन यू हैव टू एनालाइज द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस, कि अब आपको देखना है कि कंज्यूमर किन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है. जैसे मोबाइल फ़ोन की हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन में वो कैमरे को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, बैटरी लाइफ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, रेजोल्यूशन को, स्क्रीन साइज़ को, बॉडी टू स्क्रीन रेशो को, किन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना. देन मेकिंग दी पोजीशनिंग डिसीजन. नाउ यू हैव टू मेक दी पोजीशनिंग डिसीजन, कि अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी बेसिस पे पोजीशन करना है. यहाँ पर हमारे पास सब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं. फर्स्ट, इज़ द सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट, कि आपकी जो सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी आपने इस पोजीशनिंग के लिए बनाई थी वो अप्रोप्रिएट थी कि नहीं. सेकंड, आर दी सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल टू कम्युनिकेट दी पोजीशनिंग इफेक्टिवली, कि आप जो पोजीशनिंग डिफाइन करने जा रहे हैं कि आपके पास रिसोर्सेज भी हैं कि आप उस पोजीशनिंग को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकेंगे. देन हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ दी कंपटीशन, आप जिस सेगमेंट पोजीशनिंग को डिफाइन करने जा रहे हैं, जिस सेगमेंट में वर्कआउट कर रहे हैं, और जो आपने कंपेटिटर्स आइडेंटिफाई किए थे वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं. एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, इज़ द करंट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी वर्किंग, कि आपकी जो करंट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी जो आप डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं, वो वर्किंग में है भी कि नहीं. सो डिफाइन करने के बाद यू हैव टू मॉनिटर दी पोजीशनिंग. एट द लास्ट स्टेप यू हैव टू इवैल्यूएट कि आपने जो पोजीशनिंग स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई की है वो एक्चुअली में वर्केबल है. अगर वर्केबल है तो वो कैसा वर्कआउट कर रहे हैं. यू हैव टू मॉनिटर विद द स्टैंडर्ड, कि यहाँ पर आप कंट्रोल प्रोसेस अप्लाई करते हैं, आप करंट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, उसको स्टैंडर्ड से मैच करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई गैप अवेलेबल है. अगर गैप अवेलेबल है तो उसको कैसे जो है वो रिमूव किया जाएगा, इसमें किस टाइप की चेंजेस की ज़रूरत है. तो दैट इज़ द मॉनिटरिंग ऑफ द पोजीशनिंग. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकंड स्टेप, द टारगेट मार्केटिंग प्रोसेस. हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे विद द थर्ड स्टेप, डेवलपिंग द मार्केटिंग प्लानिंग प्रोग्राम.